हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं और ये जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आपके हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये क्लास आपको डेली 3 बजे होती है, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और PYQ क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको कंटेंट की भी क्लास मिलने वाली है। 5 बजे की क्लास में हम लोग पेपर 2 के लिए SST डिस्कस करते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज क्लासेस आपको मिल रही हैं। साथ ही जो है PYQ क्वेश्चन भी हम लोग संडे संडे को डिस्कस करते हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग जा करके ज्वाइन हो सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिलती है एंड आपको सीटेड पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए फिर आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। 15 नंबर का जो होता है वो पैसेज आता है, आप जानते हैं, ठीक है, जो कि 15 नंबर का होता है और 15 नंबर का पैडागोजी होता है। तो पैडागोजी का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। वो 15 नंबर का जो होता है उसमें पैसेज होता है, उसमें पोएम और पैसेज दोनों दिए होते हैं। वो आपको उसी पैराग्राफ से चूज़ करके करना होता है। उसकी भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कैसे उसको कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 नंबर आपको फोकट में मिल रहे होते हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना होता है। तो उसको कैसे डील करेंगे, कैसे 15 ऑफ 15 लेके आएंगे, क्योंकि मेरे 15 ऑफ 15 आए हुए थे, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक रूप विधान से दूसरे को दी जा रही सूचनाओं के अंतरण में क्या शामिल है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब सूचनाएं ट्रांसफ़र होती हैं, डिस्कस किया जा रहा होता है, जब सूचनाएं कन्वर्ट हो रही होती हैं, यानी कि जो है कैरी फॉर हो रही होती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सूचना अंतर जो है गतिविधि होती है, या फिर जो है राय अंतर गतिविधि होती है, या फिर तर्क अंतर। तो यहाँ पर तर्क की बात नहीं हो रही है, प्राथमिकता की भी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है सूचनाओं के अंतरण की बात हो रही है, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी सूचना जो है अंतर गतिविधि, क्योंकि सूचना का क्या हो रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो रहा है। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो है कहा गया है कि भाषा की कक्षा में आयोजित की जाने वाले कार्यों की अभिकल्पना करते समय आप क्या मानदंड ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कौन कौन से जो है इसमें ऑप्शन सही होंगे जिनको आप ध्यान में रखोगे। पहला है कार्य ऐसे हों जो अर्थ, उद्देश्य व बातचीत को समुन्नत करें, या फिर कार्य ऐसे हों जो शिक्षार्थी की आवश्यकता को पूरा कर रहे हों, या फिर कार्य भाषा अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करे, या फिर कार्य स्वयं के प्रति जागरूकता को समुन्नत करे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए इसमें क्या है, ए भी सही है और आपका बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी ऑप्शन सही है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, यानी ए बी सी डी सारे ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। क्योंकि कार्य ऐसे हो जो उद्देश्यपूर्ण हो, ठीक है, जिसमें जो है जिनका अर्थ भी निकल रहा, उद्देश्य व बातचीत से जो है समुन्नत हो, तभी जाके बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। कार्य ऐसे हो जो विद्यार्थी की आवश्यकता को पूरा कर रहे हो, क्योंकि बच्चे की क्या नीड है एटलीस्ट वो भी फुलफिल हो रही हो, और साथ ही कार्य भाषा अभ्यास के लिए अवसर भी प्रदान हो। बच्चा जो है अपनी भाषा को एक्सप्लेन कर पाए, अपनी बात को रख पाए, ठीक है, ये इसका भी अवसर उसको मिलना चाहिए। तो सारे ऑप्शन क्या हैं, सही हैं, इसलिए आंसर होगा थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, इसमें मैचिंग करना है। थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में जो है मिलान करो। अब इसमें जो है मैच करना है। तो पहला है वर्गीकरण। अब वर्गीकरण का क्या मतलब होता है कि एक समान जो है लगने वाले बिंदुओं को एक समूह में रखना, तभी जो है आप इसका वर्गीकरण कर पाओगे। क्योंकि वर्गीकरण का मतलब है कि जब एक जैसे दिखेंगे आप उनको एक समूह में करोगे, इसी को कहते हैं वर्गीकरण। तो ए का तो होगा क्या है, फोर्थ ऑप्शन। अब ए का फोर्थ किस में है, फर्स्ट में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में है, यानी फोर्थ ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन से ही क्या हुआ, आपका आंसर निकल आया। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बस आपको एक मैच करना है
वहाँ से एक मैच करने के बाद सीधे आप ऑप्शन पे आएँ, क्योंकि अगर पहले मैच से ऑप्शन चेक करने से आंसर निकल रहा है तो आप आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। आंसर आपका गलत नहीं होगा, 100% सही होगा। वो अगर पहले ऑप्शन मैच करने से आंसर नहीं निकल रहा है तो आप सेकंड जो है ऑप्शन जो है उसको मैच करिए और वहाँ से आंसर अपना निकालिए। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए यही ट्रिक है। अगर आप सारे मैच करने बैठोगे फिर जो है आप सोचोगे कि हम फिर ढूंढें कौन सा ऑप्शन किस में है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हम सारे चेक करके ही लगाएंगे क्योंकि गलत नहीं होने चाहिए, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होगी और कन्फ्यूजन होने पे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इसलिए पहला ऑप्शन टिक करिए, अगर वहाँ से फिर ऑप्शन पे चेक करिए। अगर आप पहले ऑप्शन से आंसर निकल पा रहा है तो निकाल लीजिए, नहीं निकलता है तो सेकंड ऑप्शन मैच करिए, फिर ऑप्शन चेक करिए। क्योंकि एक अगर आप मैच करोगे तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि फर्स्ट ही ऑप्शन से निकल आता है, लेकिन अगर पहला मैच करने से नहीं निकला है तो आप सेकंड मैच करिए, निकल आएगा आंसर। ठीक है, तो 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 4 पे। 4 में जो है कक्षा में अध्यापक और बच्चे जो है चॉम्स्की के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। यानी क्लासरूम है जिसमें नॉम चॉम्स्की की जो थ्योरी है उसमें बच्चे और जो है जो टीचर हैं वो क्या है आपस में डिस्कस कर रहे हैं। एक विद्यार्थी इस सिद्धांत के चुनौतीपूर्ण पहलुओं और जो है निहितार्थों पर अपने विचार साझा कर रहा है। यहाँ पर जो है समूची कक्षा किस प्रकार के श्रवण में व्यस्त है। यानी जो क्लासरूम है वो क्या है, कौन सी एक्टिविटी कर रही है, किस में जो है व्यस्त है, ये आपको बताना है किस में जो है वो बिजी है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है तदानुभूत श्रवण हो रहा है या फिर विषय वस्तु हो रहा है। तो विषय वस्तु क्या है, नॉम चॉम्स्की टॉपिक हो सकता है लेकिन विषय वस्तु नहीं। विश्लेषणात्मक श्रवण होगा क्योंकि क्या है बात यहाँ पर हो रही है चुनौतीपूर्ण पहलुओं और निहितार्थों पर अपने विचार साझा कर रहे हैं। यानी कि जो बच्चा है नॉम चॉम्स्की की जो थ्योरी है उसको पढ़ने के बाद वो अपनी कुछ उसमें राय बना रहा है, कुछ अपने विचार हैं वो उसमें इंक्लूड करके साझा कर रहा है। तो तभी कर पाएगा जब वो अच्छे से विश्लेषण करेगा। तो आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जो है कहा गया है कि निम्नलिखित कथन पढ़ें और देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला है व्याख्यात्मक लेखन पाठकों को अवधारणाओं और विचारों से परिचित एवं परिभाषित करवाता है। तो व्याख्यात्मक अवलेखन जो यानी व्याख्यात्मक लेखन जो होता है उसमें क्या है जो अवधारणाएं और विचारों से परिचित नहीं करवाता है, इसमें क्या है व्याख्या की जाती है। इसमें जो लिखा हुआ होता है उसी को जो है व्याख्या कर दी जाती है, उसी का अर्थ निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें विचारों से परिचित नहीं हो रहा होता, ये क्या है आपका गलत होगा। अगला है वर्णनात्मक लेखन आमतौर पर पाठकों को राजी करवाने के लिए जो है व्यवसायिक कामकाजी लोगों द्वारा काम में लाया जाता है। तो ये भी क्या है जो गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा 4 ऑप्शन, यानी ए और बी क्या है दोनों गलत हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो है कहा गया है कि भाषा की कक्षा में एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और कहती है कि जल्दी से इसमें से मुख्य सूचना विचार ढूंढो और एक दूसरे के साथ साझा करो। यानी एक टीचर है वो पाठ्य सामग्री दे रही है बच्चे को और कहती है जल्दी जल्दी से इसमें जो विचार हैं, जो सूचनाएं हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको आप ढूंढो और फिर उसमें क्या है आपस में डिस्कस करो। यानी समूह में क्या है ग्रुप में क्या कर रही है कि डिस्कस करो। तो विद्यार्थी किस प्रकार के पठन कर रहे हैं ये जो है बताना था क्वेश्चन नंबर 6 में। तो सरसरी तौर पर पठन होगा या फिर बारीकी से पठन या फिर गहन तीव्र पठन या फिर विस्तृत पठन। तो देखिए यहाँ पर बात हुई है कि जल्दी से इसमें से मुख्य सूचना विचार को ढूंढो और साझा करो। तो विस्तृत पठन तो नहीं होगा क्योंकि हर पक्ष के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही, डिटेल में चीज़ें नहीं समझी जा रही हैं। गहन पठन भी नहीं होगा और बारीकी से भी पठन नहीं होगा। बात हो रही है यहाँ पर सरसरी तौर पर पठन, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है कि जल्दी से जो मेन सूचना यानी मेन हेडलाइन जो होती है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर का क्या होता है हेडलाइन आप देखते हो आपको समझ में आ जाता है कि इसके अंतर्गत डिटेल में क्या लिखा हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है हेडलाइन पढ़ने के बाद। तो वही यहाँ पर बात हो रही है कि जो मेन सूचना और जो विचार है बच्चा देख रहा है सरसरी तौर पर, फिर आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ इसके अंतर्गत ये दिया गया होगा। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सरसरी तौर पर पूछ लेता है, कभी कभी बारीकी से पूछ लेगा, कभी कभी गहन तीव्र पठन और कभी कभी विस्तृत।
तो इसमें से क्या होता है, क्वेश्चन चेंज होता है। ऑप्शन ये आपको चारों में से कोई ना कोई एक सही मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है आंसर फर्स्ट ही सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 पे। अगला है क्वेश्चन, इसमें जो है 7 में कहा गया है कि द्वितीय भाषा के शिक्षण अधिगम के दौरान भाषा अध्यापक को किसका प्रावधान करना चाहिए। तो बात यहाँ पर हुई है द्वितीय भाषा के शिक्षण यानी सेकंड लैंग्वेज की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन है बोधगम्य निवेश होगा, ड्रिल, या फिर अच्छे संकेत, या फिर तनाव मुक्त प्रवेश। तो सेकंड लैंग्वेज आप कब सीखोगे, जब बोधगम्य निवेश यानी आपको अच्छा माहौल मिले, और साथ ही साथ जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है यानी जो मदर टंग है उसको आप इंक्लूड कर पाओ, उसका प्रयोग करके आप सेकंड लैंग्वेज सीखो। तो यहाँ पर बात हुई है कि दौरान भाषा अध्यापक को किसका प्रावधान यानी किसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब सेकंड जो दिया गया है कि ड्रिल, देखिए ड्रिल का मतलब होता है कि आप अभ्यास कर रहे हो, आप प्रैक्टिस, मतलब आप रटाफिकेशन कर रहे हो, रट रहे हो बार बार। तो ड्रिल और जो है अभ्यास आपको नहीं करवानी, ये गलत हो जाएगा। अच्छे संकेत ये आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि अगर बच्चे को कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको जो है हाफ सॉल्व क्वेश्चन दे सकते हो, संकेत दे सकते हो, ठीक है। तो ये भी बात सही है। तनाव मुक्त परिवेश बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लासरूम में तनाव मुक्त परिवेश हो, बच्चा डिप्रेशन में ना जा रहा हो, बच्चा जो है वो ये ना सोच रहा हो, वो क्या है उसको ये फील ना हो कि हाय मुझे ये सीखना है, बल्कि क्या वो इंटरेस्ट लेके सीख रहा हो और चिल करके अपनी लर्निंग कर रहा हो। तो यानी ए, सी और डी ये सही है, बी जो है गलत होगा। तो बी जहाँ पर भी है वो क्या है, गलत हो जाएगा। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ड्रिल और अभ्यास आपको नहीं कराना है, रोट मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए। बाकी आपके ऑप्शन सही हैं, क्योंकि बात यहाँ पर हुई है भाषा को सीखने की, लैंग्वेज को सीखने की। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, यानी जो कथन दिए गए हैं उनको क्या है, पढ़ना है। ए है पोर्टफोलियो जो है विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पोर्टफोलियो क्या होता है, इसमें बच्चे के बारे में सारी एक्टिविटी मेंशन होती है, यानी कि पूरे साल भर का जो होता है वो डाटा इसमें कलेक्ट होता है। हर बच्चे की एक्टिविटी इसमें नोट डाउन होती है, बच्चे ने क्या अच्छा किया, क्या बच्चे में जो है बैड हैबिट है, क्या गुड हैबिट है, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है, हर चीज़ बच्चे की इंक्लूड की जाती है। बिल्कुल सही है। बी जो है पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अपनी खूबियों और कमियों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि सही है, क्योंकि पोर्टफोलियो के माध्यम से क्या है, हम बच्चे की जो कमियां हैं और जो अच्छाइयां हैं उसका मूल्यांकन कर पाते हैं कि हाँ बच्चे में क्या, जो कितनी अच्छाइयाँ निकल के आ रही हैं और कितनी उसमें कमियां हैं, उसमें क्या एनालिसिस हो पा रहा होता है। तो ए भी सही है और बी भी ऑप्शन सही है। तो ए तो सही है लेकिन बी गलत, क्योंकि क्या है यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही दिए गए हैं, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन होगा, यानी ए और बी दोनों क्या है, सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो में सारी एक्टिविटी जो है मेंशन होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 9 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें जो है कहा गया है असमान जो है भिन्न की पहचान करें, यानी जो भिन्नता होती है यानी डिफरेंसेस जो होते हैं उनकी पहचान करनी है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो पहला है ऑप्शन पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के कार्यों के बारे में ठोस उदाहरण अभिभावकों को संप्रेषित करने का प्रभावशाली साधन है, या फिर जो है पोर्टफोलियो शिक्षार्थियों का आकलन करने के लिए अध्यापकों की क्षमता बुद्धि करता है, यानी अब जो क्षमता वृद्धि करता है, जो कि क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पर बात हुई डिफरेंसेस की, भिन्नता की बात हुई, विभिन्नता की। तो जो टीचर होते हैं वो कैसे बच्चे में जो है विभिन्नता कर पाते हैं, डिफरेंसेस को समझ पा रहे होते हैं, पोर्टफोलियो के माध्यम से ही। क्योंकि अगर आप मान के चलिए 5 बच्चे का अगर आपने पोर्टफोलियो ले लिया है, जो कि लिस्ट होती है, यानी कि उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, जो फाइल जो होती है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे के बारे में उसमें नोट डाउन होती है। तो मान के चलिए अगर आपने 5 बच्चे का पोर्टफोलियो लिया हुआ है तो 5 बच्चों के बारे में आपको सारी जानकारी हो जाएगी कि बच्चा किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, किस सब्जेक्ट में वीक है, और उसको किस में इंटरेस्ट आता है, कैसे वो एक्टिविटी करता है, कैसे वो सीख रहा है, कैसे नहीं सीख रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस माध्यम से मिल रही होती है, उस फाइल से। तो 5 बच्चों के बीच क्या क्या अंतर है आप निकाल सकते हो आराम से। तो पोर्टफोलियो जो होता है वो शिक्षार्थियों का आकलन करने के लिए अध्यापकों की क्षमता का जो है वृद्धि कर रहा होता है, यानी विकास कर रहा होता है। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें जो है कहा गया है कि
अध्यापक विद्यार्थियों के लिए अधिगम कार्यों की योजना बना रहे हैं। ये कार्य कैसे होने चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात हुई है यहाँ पर 10 में। तो पहला है करने में सरल हो, या फिर जटिल प्रकृति का होना चाहिए, या फिर शिक्षार्थियों के स्तर अनुसार होना चाहिए, या फिर जो है शिक्षार्थियों के स्तर से थोड़ा सा ऊपर हो। तो यहाँ पर बात हुई है कि विद्यार्थियों के लिए अधिगम कार्यों की योजना बना रहे हैं टीचर। तो आंसर होगा 4 ऑप्शन, क्योंकि थोड़ा सा आपको हाई लेवल का लेके चलना है बच्चे को। बच्चा जब थोड़ा सा हाई लेवल यानी कठिन कर लेगा तो इजी जो होंगे, सरल जो होंगे, वो नॉर्मल तरीके से कर सकता है। अगर बच्चा बिल्कुल जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हो तो इजी इजी पढ़ाओगे, लेकिन अगर बच्चे ने थोड़ा सा, बच्चे का बेस बन चुका है, बच्चे का थोड़ा सा आधार बन चुका है, वो थोड़ी सी लर्निंग करने लगा है, तो आप थोड़ा एक स्टेप आगे का लेके चलोगे, थोड़ा हाई लेवल का। जब आप हाई लेवल का पढ़ोगे तो इजी जो होते हैं वो नॉर्मल तरीके से आपको आ जाते हैं। जैसे कि सीटेट में, अब सीटेट में क्या होता है, पेपर 2 जो होता है वो तो आपको थोड़ा सा हाई लेवल का देखने को मिलता है। अब ऐसे में क्या होता है, हम पेपर 1 के भी क्वेश्चन करते हैं और पेपर 2 के भी करते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि पेपर 2 के थोड़े हाई लेवल के मिलते हैं, तो अगर पेपर 1 में आपको हाई लेवल के क्वेश्चन मिल जाएँ, या फिर एग्जामिनर थोड़ा सा पेपर को ज़्यादा थोड़ा कठिन बनाने की कोशिश करे, तो भी आप क्रैक कर पाओ। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रैक्टिस की जाती है, जिससे हम जैसा भी क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर हम कर पाएँ, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पेपर 1 में पूछता है और कभी कभी पेपर 2 में अप्लाई करते हैं, और कभी कभी ये होता है कि पेपर 2 के क्वेश्चन पेपर 1 में अप्लाई कर देते हैं। तो इस वजह से क्या है, दोनों के पेपर की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि थोड़ा हाई लेवल का लेकर चलते हैं। आंसर होगा आपका 4 ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है 11 में जो है कहा गया है कि एक अध्यापक बच्चों को प्रत्येक महीने जो है निबंध लिखने और आकलन हेतु जमा करने के लिए कहती है, यानी कि ऐसे लिखने को देती है। फिर असेसमेंट करने के लिए क्या है कि कहती है आप सबमिट कर दीजिए। यहाँ जो है अध्यापक का उद्देश्य, यानी कि यह जो है अध्यापक का क्या उद्देश्य है, यानी जो यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है कि ऐसे बच्चा लिखता है फिर सबमिट किया जा रहा है आकलन के लिए, तो किसके लिए किया, यानी क्या इसका गोल है, क्यों किया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के जो है मतलब विद्यार्थियों की जो है चेष्टा प्रगति का आकलन होता है, या फिर विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न प्रकार के लेखन का संग्रहण है, या फिर विद्यार्थियों को ग्रेड देना होता है, या फिर पुरस्कार हेतु सर्वोत्तम लेखन का चयन है। तो 11 में जो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि विद्यार्थियों की जो चेष्टा है, प्रगति है, उसका आप आकलन कर पाते हो ऐसे के माध्यम से कि बच्चे की थिंकिंग कहाँ तक जा रही है, बच्चा कैसे चीज़ों को समझ पाता है, कैसे वो इजी वे में कर पा रहा है या फिर उसको कठिन और बनाता चला जा रहा है। तो ये क्या है, बच्चे की थिंकिंग पता चलती है ऐसे के माध्यम से। जैसे आपने देखा होगा जब यूपीपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो उसमें ऐसे लिखने को दिया जाता है। अब उसमें क्या होता है, ऐसे के माध्यम से हमको बच्चे की थिंकिंग पता चलती है कि बच्चे का सोचने का तरीका कैसा है, उसका नज़रिया कैसा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के दिमाग में होता है निगेटिव थिंकिंग, वो यानी हर वो चीज़ को निगेटिव वे में ले रहे होते हैं। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं, क्योंकि उनको निगेटिव जो जो उसका निगेटिव फैक्ट है वो उनको नहीं दिखता, बट पॉजिटिव फैक्ट वो देख रहे होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि एटलीस्ट बच्चे की थिंकिंग कैसी है। ठीक है, तो इसके माध्यम से ये पता चल रहा होता है, यही इसका उद्देश्य है। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, बाकी ऑप्शन गलत हैं। ग्रेड देने की यहाँ पर कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा, कोई यहाँ पर नंबर नहीं दिए जा रहे। आंसर होगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 12 पे। तमिल भाषी युवा को कनाडा में नौकरी मिलती है, यानी उसको तमिल आ रही है पर उसको जॉब मिल गई कनाडा में। वह वहाँ एक ऐसे स्थान में रहने लगा जहाँ के अधिकांश लोग पंजाबी बोलते हैं। कुछ ही दिनों में वह युवक भी पंजाबी में बातचीत करने लगता है, जबकि यह भाषा उसके लिए बिल्कुल नई थी। पंजाबी भाषा में बातचीत करने की भाषा क्या कहलाएगी? जैसे कि मान के चलिए आप यूपी के हैं, ठीक है, सपोज दैट आप यूपी के हैं। अब आप चले गए जैसे कि राजस्थान, अब आप राजस्थान चले गए, वहाँ की लैंग्वेज चेंज होती है थोड़ा सा। या फिर मान के चलिए आप बिहार चले गए, जैसे कि आज की डेट में काफ़ी कैंडिडेट यूपी के बिहार में जॉब कर रहे हैं, तो बिहार की लैंग्वेज क्या है, चेंज होती है, वहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से बातचीत की जाती है। अब वहाँ पर आप रहने लगे, धीरे धीरे क्या हुआ, आपको वहाँ की जो लैंग्वेज है वो आ जाएगी, धीरे धीरे आपका क्या है बोलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको वहाँ की जो बातचीत करने का तरीका है, कुछ टाइम बाद आप वैसे ही बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो ये जो आप बोलने लगे, आपको जो वहाँ की लैंग्वेज आ गई, इसको आप क्या कहेंगे? भाषा अधिगम कहेंगे।
तो ये तो नहीं हुआ कि आप यूपी के थे, बिहार में गए वहाँ जॉब करने के लिए, फिर आपने वहाँ की लैंग्वेज सीखने के लिए कोई कोचिंग कर ली हो, कोई टीचर से संपर्क कर लिया हो, कोई बुक खरीद ली हो, ऐसा तो आपने नहीं किया। उसके लिए कोई जो है परमानेंट आपने टाइम भी नहीं दिया। बट क्या हुआ, आप वहाँ रहने लगे, लोगों से बातचीत की, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके लोगों के संपर्क में आने लगे, फिर धीरे धीरे आप वहाँ की लैंग्वेज सीख गए। तो अधिगम तो होगा नहीं, आंसर पहला गलत हो जाएगा। अगला है, इसमें कहा गया है कि भाषा अर्जन हो सकता है, भाषा जो है निमज्जन, ये नहीं होगा, प्रशिक्षण भी यहाँ पर नहीं होगा। आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि भाषा अर्जन है, वहाँ पर आप गए, वहाँ की लैंग्वेज को आपने एक्वायर कर लिया धीरे धीरे नॉर्मल तरीके से वहाँ पर रह करके। ठीक है, आंसर होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। देखिए, अधिगम होता है वो जो हम प्रैक्टिस करते हैं, टाइम देते हैं, जिसके लिए हम कोचिंग कर रहे हैं, जो टाइम का पाबंद होता है। जैसे आप कोचिंग करते हो तो उसका एक टाइम फिक्स है कि 6 से 4 आपको, 4 से 5 आपको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अर्जन में कोई इसका टाइम फिक्स नहीं है। 24 घंटे में आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, आप रोड पे जा रहे हो तब भी सीख रहे हो, आप मार्केट भी जा रहे हो वहाँ से भी कुछ ना कुछ एक्वायर कर रहे हो। तो अर्जन का कोई टाइम फिक्स नहीं है। हम नॉर्मल तरीके से अपने इन्वायरमेंट में खेल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, सीख रहे हैं लैंग्वेज को। ठीक है, तो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि ये भाषा अर्जन हुआ, उन्होंने नॉर्मल तरीके से वहाँ पर रहकर धीरे धीरे वहाँ की लैंग्वेज को सीख लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा है कि भाषा की कक्षा में जो है शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है कहा गया है, पहला है, शिक्षार्थियों की गलतियों को सबके जो है सामने रेखांकित करना चाहिए। जी नहीं, क्योंकि बच्चे के द्वारा अगर कोई गलती हुई है तो आप उसको सबके सामने जो है नहीं, जो है उसको जो है डांटोगे या फिर उसको नहीं ये बोलोगे कि तुम बेकार हो, तुमने ये कर दिया वो कर दिया। बल्कि क्या है, बच्चे को एकांत में ले जाकर उसकी प्रॉब्लम क्रिएट करोगे कि हाँ आपके द्वारा ये गलती हुई है, क्योंकि सुधरना बच्चे को है। सीखने के सीखने के मानक तरीके बताने चाहिए। संप्रेषण हेतु उपयुक्त तिथियां जो है सृजित करनी चाहिए, या फिर संप्रेषण के मानक उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का 3 ऑप्शन दिया गया है आप में, तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि सुधार लाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो संप्रेषण हेतु उपयुक्त जो है स्थितियां सृजित करनी चाहिए, कंडीशन जो है बच्चे को शेयर करनी चाहिए, बच्चे के साथ डिस्कस करना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ये सिचुएशन जब होगी तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर आपके द्वारा ऐसे गलती हुई है, क्या सिचुएशन है उस हिसाब से बच्चे को आप डील करोगे। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। कक्षा प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षार्थियों का मुख्य रूप से ध्यान किस पर होना चाहिए। यानी कक्षा की जब प्रस्तुतिकरण हो रही हो तो बच्चे का ध्यान किस पर हो, अर्थ निर्माण पर हो, तथ्यों के क्षेत्र विस्तार पर हो, अपभाषा और शब्दजाल पर हो, या फिर प्रस्तुतिकरण को पूरा करना। तो इसमें आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, अर्थ निर्माण पर होगा। ठीक है, क्योंकि क्लासरूम में अगर प्रस्तुतिकरण हो रही है तो बच्चा चीज़ों को समझे, उसका लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, बच्चा उसका रियल लाइफ में प्रयोग कर पाए, वो समझे कि आखिर क्लास में चल क्या रहा है, किस सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, क्या टीचर पढ़ा रहा है, कौन सा टॉपिक डिस्कस हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसको हम अपने रियल लाइफ में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, एटलीस्ट बच्चा हर पक्ष के बारे में समझ पाए। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन, इसमें जो है मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो पहला है सामाजिक सांस्कृतिक, तो इसमें आपका हो जाएगा फर्स्ट का, भाषा संप्रेषणात्मक गतिविधि है जिसमें सामाजिक संदर्भ और प्रथाएं केंद्र में है, तो आपका फर्स्ट का होगा सेकंड। अब फर्स्ट का सेकंड किस में दिया है, फर्स्ट में नहीं है, फोर्थ सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में दिया गया है, यानी ए का होगा आपका सेकंड जो कि फोर्थ में दिया है। अब आपका पहला ही आपने मैच किया और आपका आंसर निकल आया। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए यही ट्रिक फॉलो करिएगा, कम टाइम में आप क्वेश्चन को गेन करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछेगा, 4 से 5 दे देगा जिसमें आप कन्फ्यूजन होगी और इसमें टाइम भी बहुत लगता है। तो सीटेट में टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन है पूछने का तरीका काफ़ी चेंज है, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी बनाए जा रहे हैं और उसमें आपको टाइम लगेगा, इसलिए समझना है कि हमको कैसे इसको कम टाइम में हमको इसको सॉल्व करके अपना एक नंबर लेकर के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप यही अप्लाई करिएगा, कम टाइम में आपका आंसर सही होगा, 100% सही होगा। अगर पहला मैच करिए आंसर नहीं निकला है तो सेकंड अप्लाई करिए, और सेकंड से अगर आप मैच करते हो तो भी आपका आंसर निकल आएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि हम सभी मैच कर ले फिर हम आंसर निकालें तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर इतना रहता है
ठीक है, वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और गलती होगी। आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको आंसर आ रहा है, लेकिन हड़बड़ी में क्या होता है, आंसर गलत हो जाता है। जब हम बबल्स फिल कर देते हैं तब सोचते हैं अरे ये तो गलती हो गई, इसका तो ये आंसर था। एक एक दो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आते हुए भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि इतना जो है नर्वस होते हैं वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में कि ये मिस्टेक होना स्वाभाविक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।